गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 172 है। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे। मेनली हम इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। 172 टेस्ट हो गए अभी तक और टेस्ट नंबर 1 से लेकर 172 तक पहुंच सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इन सभी टेस्ट का आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रलय मिसाइल से रिलेटेड। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, प्रलय मिसाइल जो है सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी सरफेस टू सरफेस। और यह मिसाइल, इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 150 से 500 किलोमीटर है और पाकिस्तान ने इसको बनाया है। देखिए, प्रलय बिल्कुल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली, और 150 से 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसको भारत के डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, और बी है इसका आंसर केवल। और हाल ही में चर्चा में है ये। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात करने का फैसला लिया है। और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। और यह पहली बार होगा जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल को स्ट्रेटेजिक कैंपेन के तहत जो है तैनात किया जाएगा। देखिए, भारत ने 23 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया था। और प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया, नहीं भारत की है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। देखिए, प्रलय के बारे में और जाने तो यह ठोस ईंधन वाली युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। और 150 से 500 किलोमीटर की दूरी की यह मिसाइल है, सतह से सतह पर वार करती है और 500 से 1000 किलोग्राम का भार ले जाने में सक्षम है ये। और इसमें जो है नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम जो है वो भी लगाया गया है। और उसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। यानी एक तय दूरी के बाद ये अपना रास्ता भी बदल सकती है। ठीक है। और अभी मौजूदा वक्त की बात करें तो भारतीय सेना के पास 500 किलोमीटर की दूरी वाले लक्ष्य पर हमला करने का एकमात्र साधन क्या है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो काफ़ी सटीक निशाना लगा सकती है। हालांकि ये 200 किलोग्राम या उससे अधिक का जो भार है ले जा सकती है। ये काफ़ी महंगी प्रणाली भी है, इसलिए सेना को जो है प्रलय जैसी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजी हाल ही में चर्चा में रहा या समाचारों में रहा एक शब्द है बम साइक्लोन। क्या है ये? बम साइक्लोन क्या है? एक बर्फीला तूफान, हाल ही में यूएसए पर हुआ साइबर हमला, दक्षिण पूर्व एशिया में आया चक्रवात, या ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिकुड़ता अंटार्कटिक क्षेत्र। देखिए, बम साइक्लोन है एक बर्फीला तूफान। ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है, उसका प्रकोप हाल ही में दिखाई दिया। देखिए, बम चक्रवात जो है एक ऐसी मौसम संबंधी घटना है, एक मौसम संबंधी घटना है, तब घटित होती है जब वायुदाब एकाएक नीचे गिर जाता है, जिससे आंधी, बर्फबारी, तेज बारिश के हालात जो है बन जाते हैं। जब तेजी से दो वायु राशियों के बीच दाबांतर बढ़ने लगता है तो इस प्रक्रिया को बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, बॉम्बोजेनेसिस। इस प्रक्रिया के तहत वायुदाब जो है 24 घंटे के भीतर 24 मिलीबार या उससे अधिक स्तर तक नीचे गिर जाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। देखिए, वैज्ञानिकों के मुताबिक वायुदाब की यह स्थिति तब बनती है जब गर्म हवा का द्रव्यमान ठंडी हवा के द्रव्यमान से टकराता है, जिससे भारी बारिश और हिमपात लाने वाला जो है डिप्रेशन बन जाता है। और ये आमतौर पर सर्दियों के महीने में आते हैं और भारी तबाही मचाते हैं, जैसे इस बार मचाई है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में।
देखिए, क्रिसमस से लेकर नया साल आने तक यानी 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक लगभग दुनिया के हर शहर जगमगाते हैं, लेकिन इस साल अमेरिका के आधे से ज़्यादा लोगों ने सफ़ेद आफत के कारण क्रिसमस अंधेरे में मनाया। और इस सफ़ेद आफत का नाम क्या है? बम साइक्लोन। ठीक है। इस साइक्लोन के कारण हुआ क्या? शिकागो समेत अमेरिका के कई शहरों के तापमान में जो है अप्रत्याशित रूप से गिरावट हुई और कई इलाकों में विद्युत सेवा ठप हो गई, जिससे आधे से ज़्यादा अमेरिकी लोगों को अंधेरे में ही क्रिसमस मनाना पड़ा। और अमेरिका के 48 से अधिक राज्यों में खतरनाक अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हजारों उड़ानें जो है वो भी रद्द कर दी गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है इनमें से? केंद्रीय बजट तैयार करना नीति आयोग का काम नहीं है, गृह मंत्रालय का काम नहीं है, वित्त सेवा विभाग का बजट प्रभाग, ये बताइए, आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग। ये सी है, आर्थिक मामलों के प्रभाग का बजट प्रभाग, विभाग का बजट प्रभाग। तो वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का जो बजट प्रभाग है वो बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। तो सी करेक्ट है। अच्छा, बजट से एक प्रश्न है, आधुनिक भारत का पहला केंद्रीय बजट किस वायसराय की वायसरायशिप के दौरान जो है पेश किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन? बताइए। देखिए, केंद्रीय बजट आधुनिक भारत का पहला केंद्रीय बजट जिस वायसराय की वायसरायशिप के दौरान पेश किया गया था उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो आधुनिक भारत का पहला केंद्रीय बजट फरवरी 1860 में स्कॉट्समैन जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये नाम भी याद रखिएगा। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के वित्त सदस्य थे और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अलग से रेल बजट होना चाहिए। अलग रेल बजट सबसे पहले किस समिति की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था? अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति तो पंचायत से संबंधित है। यहाँ एक वर्ष समिति सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो वर्ष 1924 में पहली बार एक वर्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर एक अलग रेल बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, केंद्र सरकार के पास सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की सभी श्रृंखलाओं के विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करने और पूरा करने की शक्ति है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वतंत्र रूप से पुराने मुद्रा नोटों को बदलने की समय अवधि बढ़ा सकती है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र नहीं है ये, पुराने मुद्रा नोटों को बदलने की समय अवधि बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो डी वाला, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी केंद्र सरकार के पास सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की सभी श्रृंखलाओं के डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करने और पूरा करने की शक्ति है, तो पहला वाला करेक्ट है। तो ए है इसका आंसर केवल। तो केंद्र सरकार के पास सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की सभी श्रृंखलाओं के विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करने और पूरा करने की शक्ति है, तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि हाल के बहुमत के फैसले के अनुसार आरबीआई के पास मुद्रा विनिमय की समय अवधि बढ़ाने के लिए कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जब कानून का कार्य सरकारी निकायों या कार्यकारी शाखा को सौंप दिया जाता है तो बनाए गए कानून को अधीनस्थ कानून के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है, प्रत्यायोजित विधान की अवधारणा का भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 की व्याख्या करके इसे समझा जा सकता है। प्रत्यायोजित विधान के संबंध में दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो जाते हैं, तो सी है इसका आंसर। देखिए, जब कानून का कार्य विधायिका के अलावा सरकारी निकायों को सौंपा जाता है तो बनाए गए कानून को प्रत्यायोजित विधान के रूप में जाना जाता है। और विधायिका द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के ढांचे के भीतर प्रत्यायोजित विधान बनाया जाना चाहिए,
और इसलिए इसे प्रत्यायोजित या द्वितीयक या अधीनस्थ या सहायक कानून के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। और भारतीय संविधान में प्रत्यायोजित विधान की अवधारणा को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसे अनुच्छेद 312 की व्याख्या करके समझा जा सकता है। अनुच्छेद 312 की बात करें तो राज्यसभा को 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार देता है। ठीक है। DS गोरेवाल बना पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 प्रत्यायोजित विधान की शक्तियों से संबंधित है। तो दूसरा भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस, शहादत दिवस, बाल पराक्रम दिवस या इनमें से कोई नहीं? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन 9 जनवरी 2022 को घोषणा करते हुए कहा था कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा PDF से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। लोसर पर्व कहाँ मनाया जाता है? लोसर पर्व पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और नए साल के आने पर मनाया जाता है। लद्दाख का पर्व है, केंद्र शासित प्रदेश भी है इसका आंसर। तो लोसर पर्व जो है या लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है और लद्दाख के लोग इसे नव वर्ष के आगमन के रूप में मनाते हैं। और इस पर्व की शुरुआत एक तरफ रोशनी और ख़ास तरह की सजावट से की जाती है और इस पर्व पर लोग अपने प्रियजनों को जो है उपहार देते हैं। इसके अलावा इस पर्व पर बुरी आत्मा और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए मैथो नामक एक जुलूस भी निकाला जाता है। और भारत के अलावा यह पर्व मनाया जाता है तिब्बत में, नेपाल में और भूटान में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हिस्ट्री का सवाल है ये। क्रांतिकारी उधम सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए क्रांतिकारी उधम सिंह या सरदार उधम सिंह, और वर्ष 1924 में गदर पार्टी में भी शामिल हुए सरदार उधम सिंह। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। ठीक है, हाल ही में मूवी भी आई थी इनके ऊपर, विक्की कौशल मुख्य भूमिका में। देखिए, उधम सिंह या सरदार उधम सिंह या क्रांतिकारी उधम सिंह का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में। ठीक है, और इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और वर्ष 1924 में गदर पार्टी में शामिल हुए वो, तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। देखिए, 13 अप्रैल 1940 को उधम सिंह ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की कैक्सटन हॉल में एक बैठक में क्या किया? जनरल डायर के स्थान पर माइकल और डायर की हत्या कर दी। ठीक है, जनरल डायर यानी ये वाला, इसने ही जो है रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग का आदेश दिया था। खैर, बाद में उधम सिंह को जो है मृत्यु की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, और 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटविले जेल में जो है इनको फांसी दे दी गई और शहीद हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस स्थिति को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, यानी डायरेक्ट एक्शन डे? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को, और इसका उत्तर है 1946, 16 अगस्त 1946। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। दरअसल लॉर्ड वेवेल ने वर्ष 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, और कांग्रेस ने जो है वेवेल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु मुस्लिम लीग जो है अपनी जिद पर अड़ी रही, और अप्रैल 1946 में दिल्ली में जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ तथा घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ?
16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में व्यापक हिंसा हो गई और रक्तपात हो गया और कलकत्ता के नोआखाली में दंगा हुआ। कलकत्ता के नोआखाली में दंगा हुआ जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और गांधी जी ने वहां जाकर अनशन किया, तब जाकर ये नरसंहार रुका। ठीक है, तो बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महात्मा गांधी ने, इसलिए इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अभी महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखिए, इसके संस्थापक जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। अधिकतर जो है भगत सिंह उत्तर दिया जाता है और गलत हो जाता है आंसर, तो चंद्रशेखर आज़ाद का ही नाम याद रखिएगा। देखिए, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था और चंद्रशेखर आज़ाद की सर्वोच्च नेतृत्व कौशल एवं संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित करने और उसे मजबूत बनाने में मदद की। और ये हुआ कैसे था? देखिए, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, तो संस्थापक कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? सचिंद्र सान्याल को, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बाद में बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन स्थापित किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन तो नीति आयोग का है। ठीक है, यानी अटल नवाचार मिशन, डी है इसका आंसर। तो अटल इनोवेशन मिशन या अटल नवाचार मिशन देश की नवाचार और उद्यमशीलता की जरूरतों पर विस्तृत अध्ययन और विचार विमर्श के आधार पर नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो है नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना, विभिन्न हितधारकों के लिए मंच एवं सहयोग के अवसर प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना और देश के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र की निगरानी हेतु एक अम्ब्रेला संरचना निर्मित करना इसका काम है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा है न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है? ये देखिए, अभी हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है, इसलिए चर्चा में है ये, और ये है पश्चिम बंगाल में। तो भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30 दिसंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और 30 दिसंबर की तारीख का इतिहास जो है बहुत महत्व है, क्योंकि 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आज़ादी का बिगुल बजाया था। ठीक है, बजाया, फूंका। देखिए, यह देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, 7वीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले देश में कुल 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो संचालित हैं। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा और पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार यानी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 564 किलोमीटर की दूरी को 7.45 घंटे में तय करेगी। ठीक है, 100 किलोमीटर की रफ्तार से तो दौड़ाते कम से कम। चलिए, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वैसे भी हिली एरिया है वो। देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत सेमी हिली है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? किसके अंतर्गत है प्रज्वला चैलेंज? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी।
तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने जो है प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। ठीक है। और इसके अंतर्गत ग्रामीण अवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से जो है प्रज्वला चैलेंज शुरू किया गया है। देखिए, यह उन प्लेटफॉर्मों में से एक है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय आधारित संगठन, शैक्षणिक संस्थान और इनक्यूबेशन केंद्रों, निवेशकों आदि से विचार आमंत्रित किए गए हैं। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। यह है पेड ग्रुप का नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। साथ ही आरओ एआरओ की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।